नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग पर चर्चा करेंगे। अर्थात जन्म कुंडली में किस प्रकार से नीच भंग राजयोग का निर्माण और प्रकार के होते हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, बल्कि मेरा मनोबल उत्साहवर्धन का काम करता है, ताकि मैं कुछ और नए अच्छे से टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत नीच भंग राजयोग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यदि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि वैदिक ज्योतिष में नीच भंग राजयोग 4 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। जो कि प्रथम नीच भंग राजयोग पर चर्चा कर लेंगे, इसकी परिभाषा क्या है इसे समझ लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में हो, यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में पड़ा हो या बैठा हो और इस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा केंद्र से हो, नीच राशि के स्वामी से चंद्रमा से, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से किस केंद्र में, केंद्र के अंतर्गत हो, जो ग्रह नीच राशि में हो उसका उच्चनाद, अर्थात जिस राशि में उच्च का होता है, जो ग्रह नीच राशि में है अर्थात वो जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी ग्रह भी चंद्रमा से केंद्र में हो। अर्थात उदाहरणार्थ, तो यह उदाहरणार्थ आपको मैं एक टेबल के अनुसार समझा देता हूँ। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब इसमें क्या है कि यहां पर सूर्य 5th हाउस में तुला राशि में, जो कि नीच का होता है। अब जो 5th हाउस में जो राशि है वो तुला राशि है, और तुला राशि के अधिपति बनते शुक्र देव, जो कि वहां कहां पर है, केंद्र के अंतर्गत है, यानी 7th भाव में, लग्न से 7वें घर में, जो कि केंद्र का घर आता है 7th भाव, ठीक है ना। अब यहां पर केंद्र से 7th भाव में अब सूर्यदेव जिस राशि में, जो सूर्यदेव नीच राशि में बैठे, सूर्यदेव की उच्च की राशि कौन सी बनती है, मेष राशि, और मेष राशि का अधिपति कौन बनते हैं, मंगल देव, जो कि खंड नंबर 10 में, जैसे उदाहरण तो खंड नंबर 10 में मंगल देव बैठे। और चंद्र से कहा बैठे, जो कि चंद्रमा मान लीजिए लग्न में बैठे, चंद्रमा 4th हाउस में बैठे, तो चंद्र से मंगल देव कहाँ पर बैठने, केंद्र के अंतर्गत भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस अनुसार ये नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो पुनः समझ लीजिए परिभाषा को, यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में पड़ा हो, नीच राशि में बैठा हो जन्म कुंडली में, और नीच राशि का स्वामी जैसे कि सूर्यदेव नीच राशि में बैठे हो, और नीच राशि के स्वामी शुक्रदेव वो भी केंद्र के अंतर्गत बैठे, ठीक है, बैठे हो, तो जो केंद्रगत हो और स्वामी से, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, तो यह शुक्रदेव, अभी मैंने बताया शुक्रदेव कहां पर बैठे, यानी यह मान लीजिए उदाहरण चंद्रमा 4th भाव में और शुक्रदेव 7th भाव में, ठीक है ना। तो केंद्र से 4th घर में बैठे नीच राशि के स्वामी, तो ये भी केंद्र में बैठे, और जो नीच राशि में जो सूर्यदेव बैठे, सूर्यदेव उच्च की राशि में, कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, तो वहां मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। तो मेष, चंद्र से मेष राशि के स्वामी मंगल देव, तो चंद्र से मंगल देव भी कहा होने चाहिए, केंद्र में होने चाहिए चंद्रमा से। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, नीच राशि में है तो उस उच्चनाद, जिस राशि का उच्च का होता है, जिस राशि में जो ग्रह नीच का है, जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा से केंद्रगत हो, केंद्र के अंतर्गत आने चाहिए, 1, 4, 7, 10, ठीक है ना। तो उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। तो नीच भंग उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। इसका फल क्या मिलता है, जातक को क्या फल मिलेगा इससे, कि नीच भंग राजयोग में जन्म लेने वाला जातक सुखी, संपन्न एवं पुत्रवान, यशस्वी होता है।
यानी सुखी जीवन का होगा, सुखी जीवन भोगने वाला, संपन्न, है ना, पुत्रवान व यशस्वी होगा। नेक्स्ट, अब द्वितीय परिभाषा को समझेंगे, नीच भंग राजयोग की द्वितीय परिभाषा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में हो, नीच की राशि में यदि कोई जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच राशि के अंतर्गत बैठा हो और इस नीच राशि का स्वामी, जो नीच राशि का स्वामी है, जो ग्रह नीच का है, तो उसका उच्चनाद वापस पुनः, यानी जिस राशि में उच्च होता है वह ग्रह, उस राशि का स्वामी ग्रह दोनों परस्पर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो उदाहरणार्थ पुनः समझेंगे हम, ये जन्म कुंडली है। अब ये जन्म कुंडली में क्या करेंगे, इसमें ग्रह को हम फिलअप कर लेते हैं। उदाहरण यानी वृषभ लग्न की कुंडली है ना, क्रम के अनुसार राशियां फिल कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यहां पर क्या होगा, जैसे बृहस्पति देव 9th भाव में मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी गुरु। अब क्या होगा, नीच राशि के स्वामी, अब कौन सी राशि, मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। वो कहां पर है, मान लीजिए केंद्र में बैठे हो, 10th भाव में शनिदेव बैठे हैं, ठीक है। नीच राशि का स्वामी जो नीच का ग्रह है, और जो नीच का ग्रह है बृहस्पति, नीच राशि में बैठे मकर राशि में, जो नीच का ग्रह अब वो कहाँ होना चाहिए, उच्चनाद, यानी जिस राशि में वो उच्च का होता है। तो कर्क राशि में वो क्या होते हैं, उच्च के होते हैं बृहस्पति देव। अब यहां पर दोनों ग्रह क्या होने चाहिए, दोनों परस्पर हो, और नीच जिस राशि में होता है उस राशि का स्वामी ग्रह, यानी चंद्रमा उच्च राशि, यानी चंद्रमा की राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, यानी कर्क राशि में। अब कर्क राशि के स्वामी दोनों परस्पर केंद्रीय में होने चाहिए, उस राशि के स्वामी, यानी बृहस्पति जिस राशि में उच्च के होते हैं, यानी कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो वो भी क्या होने चाहिए, केंद्रगत होने चाहिए, केंद्र के अनुसार होने चाहिए, यानी केंद्र में हो, यानी परस्पर दोनों केंद्र के अंतर्गत हो। जैसे उदाहरणार्थ ये जन्म कुंडली है, तो यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। मतलब यहाँ पर गुरु बैठे हैं नीच में, नीच की राशि में। अब नीच की राशि जो मकर राशि के स्वामी शनिदेव 10th भाव में बैठे हैं। अब ये बृहस्पति देव किस राशि में उच्च के होते हैं, तो ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और कर्क राशि के स्वामी भी कहाँ होने चाहिए, केंद्र में, जो कि ये चंद्रमा 4th हाउस में या लग्न में बैठा दे, है ना। अब यहाँ पर जो नीच राशि में जो बृहस्पति देव बैठे, जिस राशि में बृहस्पति देव बैठे, उस राशि के स्वामी शनि देव भी केंद्र में है। अब दोनों ग्रह क्या होने चाहिए, परस्पर आमने सामने होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो क्या होगा, पुनः समझ, यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो इस नीच राशि का स्वामी तथा जो ग्रह नीच का हो उसका उच्चनाद, अर्थात जिस राशि में वह ग्रह उच्च का होता है उस राशि का स्वामी ग्रह परस्पर दोनों केंद्रगत होने चाहिए, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसमें फल क्या मिलेगा, जातक को क्या होगा उसके लिए, तो यहाँ पर फल रहेगा कि इस योग में जन्म लेने वाला जातक धन धान्य से परिपूर्ण, संपत्ति, यश, क्षमा चाहता हूँ यश कर दिया या यश है, और कीर्तिमान, उच्च पारिवारिक को भोगने वाला होगा, तो ना उसके उच्च पद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो टिप्पणी होगी कि यह राजयोग कभी उत्तम होगा जब नीच राशि का स्वामी तथा वह उच्च राशि का ना ही कोई भी ग्रह 6-12 भाव में होना चाहिए, यानी 6-12 में उच्च राशि के स्वामी व नीच राशि के स्वामी 6-12 भाव में ना हो, तब यहाँ योग काम करेगा, अन्यथा राजयोग निर्बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा को समझ लेते हैं, तृतीय नीच भंग राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो, जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो और
उस राशि का स्वामी ग्रह यदि नीच का ग्रह हो, नीच के ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जैसे जन्म कुंडली, तो इसका निर्माण कैसा होगा? यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो, मान लीजिए उदाहरणार्थ ये कर्क राशि की, कर्क लग्न की कुंडली है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 कर्क लग्न की कुंडली है। अब इसमें नीच राशि में मान लीजिए शनिदेव बैठे मेष राशि में, खंड नंबर 10 में, अर्थात केंद्र के घर में बैठे हैं, जो कि केंद्र का घर अर्थात 10वें भाव में मेष राशि में शनिदेव बैठे हैं, जो कि नीच के होकर बैठे हैं। ठीक है ना? तो क्या होगा? जन्म कुंडली में कोई नीच राशि में स्थित है, तो यहां पर नीच राशि में अब इसमें स्थित है, उस राशि का स्वामी क्या बन रहे हैं? मंगल देव। कौन बनते हैं? मंगल देव। अब मंगल देव इन राशि के स्वामी बन रहे हैं, और मंगल देव की पूर्ण दृष्टि किस पर पड़नी चाहिए? शनिदेव पर है। मान लीजिए थर्ड हाउस में मंगल देव बैठे, तो थर्ड हाउस में मंगल देव बैठे, तो यहां पर क्या होगा? मंगल देव की 8वीं दृष्टि जल रही है इसमें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें पूर्ण दृष्टि से स्वयं के भाव को देख रहे हैं मंगल देव। तो यहां पर ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग काम कर जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर ये रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। तो ऐसी स्थिति में ये नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि के अंतर्गत स्थित हो, जिस राशि में नीच का ग्रह स्थित हो, उस राशि का स्वामी यदि नीच का ग्रह होकर पूर्ण दृष्टि से देखता है, क्योंकि शनिदेव भी नीच राशि में बैठे थे अभी उदाहरण कुंडली में, अब नीच राशि में बैठे थे। नीच राशि कौन सी बनती है? मेष राशि में। तो मेष राशि का अधिपति मंगल देव, तो मंगल देव की क्या है? पूर्ण दृष्टि से उसे मंगल देव उसकी स्वयं की राशि को देख रहे थे, जो कि 10 में, भाव 10 में थे शनिदेव। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। तो ऐसी कंडीशन में नीच भंग राजयोग का फल क्या मिलेगा जातक को? कि इस योग में जन्म लेने वाले जातक भौतिक सुख संपदा, वैभवशाली, उच्च पद को प्राप्त करने वाला, यश भोगने वाला होता है। टिप्पणी क्या होगा कि यदि यहाँ नीच का ग्रह दुख स्थान, ठीक है ना, दुख स्थान यानी 4-12 भाव में ना हो, यानी नीच का जो ग्रह होता है वो 4-12 भाव में ना गया हो, तो इतना अच्छा उत्तम राजयोग नहीं होगा। लेकिन यदि सुख स्थान यानी 4th भाव में हो तो बहुत उत्तम नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नेक्स्ट परिभाषा को समझ लेते हैं, 4th परिभाषा नीच भंग राजयोग की। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो, तो इस नीच राशि का स्वामी अथवा नीच का उच्चनाद, अर्थात जिस राशि में वह स्वामी उच्च का उत राशि के स्वामी, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह जन्म लग्न या चंद्र लग्न, चंद्र कुंडली जिसे बोला जाता है, चंद्र लग्न या जन्म लग्न से केंद्र में स्थित हो, केंद्रगत स्थित हो, तो यहाँ नीच भंग राजयोग का सर्जन होता है। तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। जैसे पुनः समझ लीजिए, तो कैसे? तो हम यहाँ पर देखेंगे, उदाहरणार्थ टेवा है। अब इसमें क्या करेंगे? हम जन्म कुंडली में हम फिलअप कर लेते हैं अंकों को, ठीक है ना। ये कन्या लग्नी की जन्म कुंडली है। अब कन्या लग्नी की कुंडली है तो क्रम के अनुसार हम राशियों को फिल कर लेते, 10 11 12 1 2 3 4 5। अब यहां पर क्या होगा कि जो जैसे शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के होते हैं, ठीक है ना। अब नीच के होते हैं, अब इस शुक्रदेव कन्या राशि में क्या होते हैं? नीच के। अब यहां पर जो राशि बनती है, बुद्धदेव बनता है कन्या राशि की, तो वो कहां पर? केंद्र में बैठे। कहां पर बैठे? केंद्र में। और जो केंद्र में जो राशि, जिस राशि में बुद्धदेव बैठे, उसके स्वामी कौन बनते हैं? जो कि धनु राशि में बुद्धदेव विराजमान है।
और धनु राशि का अधिपति बनते बृहस्पति देव अर्थात गुरु। तो वो भी कहाँ है? केंद्र के अंतर्गत, अर्थात दोनों ग्रह में से एक ग्रह को केंद्र में होना अनिवार्य है। तो क्या होगा? नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। ठीक है ना। 6-12 में अगर ये मालिक चले गए तो ये क्या होगा? ये नियम लागू नहीं होगा। नीच भंग राजयोग उस जातक की कुंडली में लागू नहीं होगा। तो ये समझिए ना आपने। तो इसे क्या करना है कि यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो, जैसे कि अभी पुनः मैंने बताया, इस नीच राशि का स्वामी क्या बना? तो नीच राशि के स्वामी जैसे नीच राशि में बैठे शुक्रदेव, न कन्या राशि में शुक्रदेव तो नीच के, अब शुक्रदेव कन्या राशि में बैठे तो कन्या राशि का अधिपति बनते हैं बुधदेव, जो कि केंद्र में बैठे धनु राशि में। अभी मैंने उदाहरण तो कुंडली में बताया। अब धनु राशि में केंद्र में बैठे तो धनु राशि का अधिपति भी कौन बनते? बृहस्पति देव, वो भी केंद्र में। दोनों में से एक ग्रह को केंद्र में होना है। यानी जिस राशि में बैठे शुक्रदेव उस राशि के स्वामी भी केंद्र में हो, या फिर केंद्र के स्वामी जिस राशि में बैठे उसके स्वामी है केंद्र में, या बुधदेव केंद्र में ना होकर वो त्रिकोण में बैठ जाए ना। जिस राशि में उच्च के होते हैं कौन होते? शुक्रदेव मीन में होते, तो शुक्रदेव मीन राशि में क्या हो जाते हैं? मीन राशि में उच्च के होते। तो उच्च के होते तो क्या होना कि बुध और बृहस्पति में दोनों में से एक को केंद्र में होना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में एक भी ग्रह जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्रगत स्थित होना चाहिए। एक भी ग्रह, दोनों में से एक भी ग्रह को चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली से देखेंगे तो स्थित होना चाहिए केंद्रगत की। तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या फल मिलेगा कि इस योग में जन्म लेने वाला जातक धन, भूमि, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा व पुत्र, पत्नी इत्यादि का सुख भोगने वाला होता है। टिप्पणी क्या है? तो भंग राजयोग के विषय में तो विद्वान मतभेद है। तो कुछ विद्वानों ने 20 से 30 संख्या की निचत्व भंग राजयोग मानते हैं, किंतु हमने यहाँ मात्र वही योग दिए जो सर्वमान्य है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।